आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जनपद मिर्जापुर के रायगंज ब्लॉक में मिशन प्रेरणा पर आधारित एक परीक्षा संपन्न हुई है जिसमें 15 प्रश्न पूछे गए थे। आज के इस वीडियो में उन 15 प्रश्नों को देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उसके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पे आरंभिक परीक्षण प्रपत्र किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? डाइट प्रवक्ताओं के द्वारा, बीईओ के द्वारा, बीएसए कार्यालय द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। आप करेक्ट आंसर दें दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जब आप फाउंडेशन लर्निंग शिविर या फिर ध्यानाकर्षण लर्निंग शिविर का आयोजन करते हैं तो उसके पूर्व में एक आरंभिक परीक्षण प्रपत्र तैयार करने की जरूरत होती है और ये आरंभिक परीक्षण प्रपत्र शिक्षकों के द्वारा ही तैयार की जाती है। इस प्रकार से आपका फोर्थ विकल्प सही होगा, शिक्षकों के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन किसका है? मुदालियर आयोग का, हंटर कमीशन का, कोठारी आयोग का या फिर राधाकृष्णन आयोग का? राइट आंसर करें दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। आपका जो थर्ड विकल्प है कोठारी आयोग 1964 से 66, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह किस मॉड्यूल में दिया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यह ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिया गया है। इसका ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट मैपिंग किस तकनीकी का उदाहरण है? परिवेश व संसाधनों का उपयोग, शैक्षिक नवाचार, शैक्षिक भ्रमण, अभ्यास के अवसर देना। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है वो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका सेकंड विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, आधारभूत शिविर को किस नाम से जाना जाता है? फाउंडेशन लर्निंग शिविर, ध्यानाकर्षण शिविर, उपरोक्त दोनों, समृद्ध शिविर। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो आधारभूत शिविर होता है वो फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर दोनों में ही होता है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड विकल्प उपरोक्त दोनों आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण की तकनीकियों का वर्णन मॉड्यूल के किस भाग में है? तो दोस्तों सबसे पहले आप जान लें कि जो कक्षा शिक्षण की तकनीकी दी गई है वो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई है और इसमें 18 तकनीकियाँ दी गई हैं। तो इन दोनों से अलग अलग दो प्रश्न बन सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अब हम बता दें कि जो ये 18 तकनीकियाँ दी गई हैं वो भाग 3 में दी गई हैं, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट, किसी कक्षा में 42 छात्र पंजीकृत हैं, विषय शिक्षक को कितनी प्रेरणा तालिका प्रयोग करनी होगी? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों आपके यहाँ निश्चित रूप से प्रेरणा तालिका पहुंची होगी और एक प्रेरणा तालिका पे आप देखते होंगे क्रम संख्या 1 से लेकर 30 तक का अंकन होता है। इस तरह से कुल 30 विद्यार्थियों का इस पे नाम लिखा जाएगा और यहाँ पे 42 छात्रों की बात हो रही है। अगर प्रेरणा तालिका यूज करते हैं तो एक सीट पे अगर 1 से 30 बच्चे आएंगे तो कुल मिला के 12 बच्चे और शेष रह जाते हैं, तो ये दूसरी सीट पे आएंगे। इन 12 बच्चों के नाम दूसरी सीट पे दर्ज होगा। तो इस तरह से 42 छात्रों में कुल 2 प्रेरणा तालिका का यूज होगा। तो इस तरह से सेकंड विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट, वाष्पीकरण और संघनन की क्रिया को किस शिक्षण तकनीकी द्वारा बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है? समूह कार्य, अभ्यास के अवसर देना, परिवेश के साधनों का उपयोग करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम अपने परिवेश के इर्द गिर्द अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिससे हम वाष्पीकरण संघनन को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। सामान्य तौर पर उदाहरण के तौर पर अगर घर में हम चाय बनाते हैं, चाय या पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करते समय ही कोई प्लेट ढकते हैं ऊपर से, तो यहीं से आप बच्चों को समझा सकते हैं किस प्रकार से जल की बूंदें जो हैं जलवाष्प बनती हैं और ऊपर जाके फिर ठंडा होती हैं प्लेट पे जाके और वहाँ फिर जलवाष्प से जल बूंदों में परिवर्तित होती हैं। तो ये तरह से हम अपने परिवेश के इर्द गिर्द या फिर नदी नाले तालाब या फिर कहीं भी किसी जगह को उदाहरण के स्वरूप लेके और अच्छी तरह से अपने परिवेश के माध्यम से वाष्पीकरण और संघनन को समझा सकते हैं। नेक्स्ट, शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है छात्रों का नियमित आकलन, शिक्षण योजना निर्माण, कठोर अनुशासन, शिक्षक और छात्रों की क्रियाशीलता। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आवश्यक नहीं है बात कर रहा है और कठोर अनुशासन कहीं भी इसका जिक्र नहीं आता है, तो एक थर्ड विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इस कथन से आप पूर्ण सहमत हैं, पूर्ण असहमत हैं, कुछ सहमत हैं, कुछ सहमत हैं? तो दोस्तों ये सीखने की बात हो रही है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये बिल्कुल सही वाक्य है, तो हम इससे पूर्ण सहमत होंगे। पहला विकल्प आपका सही होगा क्योंकि किसी भी बच्चे को कुछ सिखाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नहीं सीखे तो कुछ ना कुछ तो निश्चित रूप से सीखेगा, इसलिए सीखने की प्रवृत्ति बच्चे में होती है, तो इसे आप नहीं कर सकते, इसलिए आप पूर्ण सहमत को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट,
कक्षा 4 और 5 के बच्चों के आकलन के लिए कितने प्रश्नों का परीक्षण प्रपत्र तैयार होगा? तो दोस्तों इसके पूर्व के वीडियो में भी ये बातें हो चुकी हैं। इसमें 15 प्रश्नों का जो परीक्षण प्रपत्र है वो तैयार किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर थर्ड विकल्प होगा 15। नेक्स्ट, आओ अंग्रेजी सीखें किस शिक्षण तकनीकी का उदाहरण है? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, रोचक प्रस्तावना, सीखने के लिए बातचीत, सरल से कठिन की ओर। तो दोस्तों यह एक शिक्षण तकनीकी है, आओ अंग्रेजी सीखें। तो ये निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग है, इसलिए पहला विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है नवाचारी शिक्षा तकनीकियों के लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए, फाउंडेशन लर्निंग के लिए, उपयुक्त सभी। तो आप दोस्तों इससे भी आप कैच कर सकते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को हम कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, रेमेडियल टीचिंग के लिए। नेक्स्ट, LG इक्वल EO माइनस AO में AO क्या है? कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर, वास्तविक अधिगम स्तर, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें AO का सीधा सा मतलब है एक्चुअल आउटकम, यानी कि वास्तविक अधिगम स्तर। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। इसको समझने के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इस पे पूर्व के वीडियो में भी हमने बता दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर दें। आपको बता दें LG का मतलब L फॉर होता है लर्निंग और G फॉर होता है गैप, यानी कि LG मतलब लर्निंग गैप, और अगर हिंदी में इसे कहें तो अधिगम स्तर में अंतर, इसी को कहते हैं लर्निंग गैप। तो जो लर्निंग गैप होता है, लर्निंग गैप बराबर होता क्या है? EO, यानी एक्सपेक्टेड जो आउटकम है आपका वो, और फिर एक्चुअल जो आउटकम है वो, दोनों का अंतर जो होता है वही लर्निंग गैप कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अगर किसी बच्चे को आप पढ़ाते हैं जो लर्निंग आउटकम लेना चाहते हैं और जो एक्चुअल आप ले पाए हैं, उन दोनों का अंतर जो होता है वही कहा जाता है लर्निंग गैप। तो यहाँ पे AO का सीधा सा मतलब है एक्चुअल आउटकम। सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, आरोही व अवरोही क्रम सिखाने की सही तकनीकी है जोड़ी में कार्य, समूह में कार्य, रोचक खेल, अभ्यास के अवसर। तो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, अगर आरोही और अवरोही बच्चों को सिखाना हो तो सबसे बेहतरीन जो तकनीकी होगी वो रोचक खेल के माध्यम से बच्चों के दिमाग में आरोही और अवरोही के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, रोचक खेल। नेक्स्ट, और दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उससे आप जुड़ के और इन प्रश्नों का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हमने इस PDF को भी डाल दिया है, तो निश्चित रूप से मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएं। निम्न में से कौन सा शिक्षण तकनीकी नहीं है? संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, प्रश्न पूछना, जोड़ी में कार्य, कठिन से सरल की ओर। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा फोर्थ विकल्प, कठिन से सरल की ओर, क्योंकि कठिन से सरल की ओर ये जो शिक्षण तकनीकी है ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, आप जानते होंगे, और सरल से कठिन की तरफ जो होता है वो नीचे वाली कक्षाओं यानी प्राइमरी सेक्शन के लिए बेहतर होता है। तो इस तरह से फोर्थ विकल्प आपका सही होगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।